हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपनी अगली क्लास के साथ। और ये जो कि आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हमारी क्लास हो रही है। इससे पहले मैंने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया, और बताया क्या, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही कहानी चल रही थी। लेकिन फिर मुझे सडनली दिमाग में मेरे आया कि यार 1616 में एक कंपनी और आती है जो कि चौथी कंपनी होती है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके बारे में भी जानना चाहिए। और फिर इसके बाद में फ्रांसीसी आते हैं भारत में, वो भी व्यापार करने के लिए ही आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा भारत को प्रभावित करने वाली कंपनी होती है, मोस्ट फेमस इफेक्टिव कह सकते हैं जो कंपनी होती है, वो होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने ये पढ़ा कि क्या कहते हैं 217 निजी क्या व्यक्तियों के जरिए इंग्लैंड के कंपनी का निर्माण किया जाता है, जिसको बोलते हैं मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स कंपनी। और उसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। फिर मैंने उसमें आपको बताया कि 1608 में किस तरीके से विलियम हॉकिंस भारत आते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है भारत आने का। फिर उनके कुछ सालों बाद 1615 में सर थॉमस रो आते हैं भारत, उनका क्या उद्देश्य होता है भारत में। उस समय शासन काल में कौन होता है जहांगीर, और जहांगीर की क्या कहते हैं जो वास्तविक मंशा होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो उसकी उस टाइम की स्थिति होती है, वर्तमान में उसकी स्थिति होती है, वो किस तरीके की होती है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है इससे पहले की क्लास में। फिर मैंने आपको इसमें बताया कि जो है क्या कहते हैं 1686 में हुगली पर ये आक्रमण करते हैं। और उस टाइम जो शासन पर होता है वो औरंगजेब होता है, और इनको मार के पीट के अंग्रेजों को इनकी औकात दिखा देता है। और औकात दिखाने के बाद में इन पे 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाता है, और कहता है कि तुम्हारी गलती की यही सजा है, तुम हम ही से क्या कहते हैं सीख के हम ही को आंख दिखा रहे हो। फिर उसके बाद में यहां तक की चीजें हमने आपको डिस्कस कर ली थी। मैंने इसमें आप पिछले वीडियोस में आपको 3 प्रेसिडेंसियां भी बता दी थी, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित है, उसकी क्या जो है क्या कहते हैं उनके जो क्या टाइमलाइन से, वो सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ने वाला था, मैं कर्नाटक युद्ध पर आज जो है अपनी क्लास लेने वाला था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें जो एक कंपनी या 2 कंपनियां और आती है बीच में, और उनमें से एक जो चौथी कंपनी है वो है डेनिश कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये भी यूरोप कॉन्टिनेंट का ही एक देश है, और ये भी भारत में व्यापार करने के लिए ही आते हैं। और भारत के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने का इनका भी पर्पज होता है। और इनके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत बहुत बड़ा इनका जो है क्या कहते हैं कुछ भी नहीं है, इनके बारे में बहुत ब्रॉड लेवल में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि इतिहास में है, और भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में इनका एक प्रमुख स्थान रहा है, एक खास इनकी जो है क्या कहते हैं स्थिति रही है, तो इसके लिए इनको भी पढ़ना जरूरी है। और बिना इनको पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, आधुनिक भारत इतिहास के क्रम की ये जो अगली क्लास है आपकी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और इस कंपनी का हम निर्माण पढ़ेंगे, इस कंपनी को किस राजा ने बनाया था, किस राजा के जरिए इस कंपनी का गठन हुआ, हम ये पढ़ेंगे। और फिर उसके बारे में हम जानेंगे कि इनके उदय और इनके पतन का क्या कारण हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये कि पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं और जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप उसको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर वीडियो मत देखिए। जैसे आज का टाइम ये है, मैंने देखा है कि चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो आप किसी ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप अपना सेल्फ घर पे रह करके स्टडी कर रहे हैं, चाहे आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, और या फिर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जो मैंने मोस्ट ऑफ टाइम, अब मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ टाइम वो फोन से जुड़े होते हैं। फोन एक बहुत अच्छा माध्यम है, और फोन एक बहुत बुरा क्या कहते हैं अच्छा माध्यम पढ़ाई के लिए है, और एक कहीं ना कहीं आपके लिए ये गलत भी साबित हो सकता है यदि आप इसका यूज पढ़ते पढ़ते बीच में रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये गलत भी है।
और ये गलत इसलिए भी है क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ टाइम रील्स में आजकल मैंने देखा जो क्लासेस के व्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा ना जा करके शॉर्ट्स के व्यूज बहुत ज्यादा जा रहे हैं। इस मुद्दे पर भी मुझे बात करनी थी, वो इसलिए था कि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। जो चीजें अब आज का टाइम, आज का युवा जिसके अंदर सबसे बड़ी कमी हम कह सकते हैं वो है पेशेंस की। अब जैसे मैं ये क्लास कराने की बोल रहा हूं, ये क्लास मैं शुरू करूंगा, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसको बताने के लिए मुझे एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर आपके दिमाग में मुझे ये चीजें डालनी है तो मैं कोई बहुत बड़ी क्या कहते हैं वैज्ञानिक भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। इसको अगर मुझे आसान बनाना है तो कहीं ना कहीं मैं आपको अपनी और हमारी लैंग्वेज में ही तो समझाऊंगा। जो आपके दैनिक जीवन में आपके नजर के सामने चीजें चल रही हैं मैं उसी माध्यम से तो समझाऊंगा, तो उसमें टाइम लगेगा। उसमें हो सकता है कि जो चीजें 5 मिनट में खत्म हो सकती हैं उसमें 6 मिनट लग जाए, जो चीजें आधे घंटे में खत्म हो सकती हैं उसमें 35 मिनट लग जाए। तो अब अगर इतना भी टाइम आपके पास नहीं है तो फिर पढ़ाई कर बैठ करके मुझे लग रहा है टाइम पास करने जैसा कुछ नहीं है। फिर तो आप अपना अच्छा जानते ही हैं कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें अपना टाइम लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, शायद उससे आप कुछ बेहतर कर पाए। तो ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप किसी भी जगह पर बैठ के पढ़ रहे हैं और सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है। पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। हालांकि आज के टाइम सबका यही मोटिव है कि भाई अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया, कोई भी एग्जाम क्रैक हो गया, नौकरी लग जानी है, पैसा मिलना है। लेकिन अगर आपने दिल से पढ़ लिया तो पैसा तो आपको एजुकेशन ऑब्वियस सी बात है देगा ही देगा। ज्ञान तो आपका जाया नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। भाई चोर आपसे पैसे छीन सकता है लेकिन आपके दिमाग में जो ज्ञान भरा है उसको तो नहीं कोई छीन सकता। और जब आप उस ज्ञान के माध्यम से किसी भी गली कुचे में बैठ करके आप लोगों को चीजें बताना शुरू करोगे तो लोग आपसे खुद ब खुद प्रभावित होंगे। लेकिन उससे पहले आपको जमीनी स्तर पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों के मुंह से सुना है कि सर कोई भी क्लास शुरू होती है तो उसमें 10 मिनट तो वो इंट्रोडक्शन में चला जाता है, कोई भी क्लास शुरू होती है सर तो उसमें 5 मिनट तो चीजों को बताने में चला जाता है। तो ऐसा नहीं है। कोई भी टीचर यदि आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो यही चाह रहा है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ टीचर्स वांट्स टू देम वेरी इजी लैंग्वेज कि आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्या कहते हैं एक आसान भाषा में चीजों को पढ़ पाओ जिससे आप बड़े से बड़े पेपर को भी आसानी से चुटकियों में हल कर पाओ। उनका बस इतना सा उद्देश्य है। आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए, जो आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप कोशिश करिए कि उसको अपनी भाषा में कॉपी में लिखिए साफ सुथरा। जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक किताबों की लाइनों को अंडरलाइन करने में, हाईलाइट करने में सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ही जाएगा। वो चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। कुछ समय के लिए बैठ सकती हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि दिमाग में होंगी नहीं, लेकिन फिर आप उसको भूल जाएंगे। क्योंकि ये चीजें मैंने करी है और फिर ही उसके बाद ही मैं खड़ा होकर के कैमरे के सामने या बच्चों के सामने क्लासेस में बोल पाता हूं, या फिर आज मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने उनको जो अपना पढ़ा है उसको मैंने लिखा भी है बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर राइटिंग में मैंने लिखा है। फिर उसके बाद में ही कहीं ना कहीं मैं आज इस काबिल हूं कि मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर के बोल पा रहा हूं और मैं पढ़ा पा रहा हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की का आगमन भारत में। इनको जब आप देखोगे तो ये 1616 से लेकर के 1845 तक का इनका जो टाइम है वो मिलता है। अब 1616 से लेकर के 1845 का टाइम इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये इतने समय के लिए ही भारत में थी और इनका कहीं ना कहीं इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है भारत में। क्या कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भारत में इन्होंने प्रेस को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें अच्छी करी हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने जो है बहुत सारे सुधार भी किए हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक चीज यही है कि जो भी आप पढ़िए उसको दिल से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए और चीजों को प्रॉपर लिखिए, क्योंकि ये जो मैं पीछे बोल रहा हूं, ये जो मैं पीछे लिख रहा हूं, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप चीजों को देख के सिर्फ आगे मत बढ़िए। जल्दी जल्दी देख लिया फिर आगे बढ़ गए, क्योंकि मुझे पता है आजकल का भैया मैं बहुत, फिर यही है ना कि आप पढ़ जाओगे समझ में भी नहीं आएगा, और फिर ये होगा कि हाँ यार गए पेपर में बैठे रह गए और फिर वैसे चले आए, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं फिर। क्योंकि आप जब उसको लिखोगे नहीं, अपनी राइटिंग में लिखोगे, फिर रिवीजन क्या ही कर लोगे और कितनी किताबी ज्ञान पढ़ोगे, कितनी किताबी चीजें पढ़ लोगे, कितना किताबी ज्ञान इकट्ठा कर लोगे। भाई किताब इतनी मोटी है और मुझे नहीं लग रहा कि सारी के सारे पन्ने किताब के रखे जा सकते हैं दिमाग में आपके, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कंपनी अन्य यूरोपीय कंपनी के मुकाबले बहुत छोटी थी, लेकिन भारत और विश्व में इसका एक खास स्थान है। खास स्थान क्यों है? क्योंकि ये भी जो है क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स की तरह भारत में क्या करने आई है, व्यापार करने आई है। अब जब दो भैया जन पहले से ही भारत में लड़ रहे हैं, तीसरा भी पहुंच गया, अरे चचा हम भी हैं, हम भी करेंगे आप ही के साथ व्यापार। अरे यार हम इसको नहीं भगा पा रहे, ये भी आ गया, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ, मतलब हम पहले से ही ये जो क्या कहते हैं पोर्टुगीज है, डचों का तो चलो ठीक है, वो बेचारे बहुत ज्यादा नहीं सबल थे, उनको हमने भगा दिया किसी तरीके से। और फिर उसके बाद में बचा कुचा यहाँ के भारत में जो स्थानीय शासक है, ये सब नहीं जीने दे रहे हैं, ऊपर से ये भी जहाज में लदे हुए आ रहे हैं कि भैया हम भी व्यापार करेंगे। लेकिन अब चूंकि कोई भी कंपनी का गठन होता है व्यापार के लिए या किसी भी क्या कहते हैं पर्पस के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वह कुछ समय तक तो प्रभावी रहती ही रहती है। ये हमने कई सारे कंपनियों को, जैसे 2-3 कंपनियां मैंने पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद में मैंने ये जाना, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उनका कुछ समय तक तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस हद तक ये नहीं क्या कहते प्रभावित कर पाई जिस हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को प्रभावित किया। रोल अगर हम कह दें कि रोल मॉडल अगर कोई है आधुनिक भारत के इतिहास का, चाहे वो आप क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में ले लीजिए, चाहे वो आप इतिहास आधुनिक मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में ले लीजिए, अगर कोई रोल मॉडल है तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब तो साइड हीरो है, आते हैं 10-5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में पहुंचे, बहुत अच्छा भी किया, बहुत लड़े, लेकिन फिर साइड लास्ट में इनका क्या होता है, कोई ना कोई पीछे से इनकी तलवार घुसा देता है और इनका काम खत्म हो जाता है। जो आखिरी तक रहता है वो रहता है कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको तलवार से नहीं मारा जा सकता, जिसको तलवार के साथ साथ दिमाग, लोगों की क्या कहते हैं सहन शक्ति, लोगों का गुस्सा, ये सब झेलना पड़ता है तब कहीं जाके, और तब भी आसानी से नहीं छोड़ती, ये बड़ी ढीठ कंपनी है। तो इसके बारे में खैरहाल तो पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन तब तक हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या हुआ कि ये अन्य यूरोपीय कंपनी के मुकाबले बहुत छोटी थी। बहुत छोटी का मतलब इतना नहीं था, इनका शासनकाल बहुत छोटा था। पता चले बहुत छोटी से सोच लो कि इतनी छोटी सी कंपनी थी, ऐसा कुछ नहीं था, इनका शासनकाल छोटा था। ठीक है। डेनमार्क नॉर्वे के राजा, अब एक राजा है क्रिश्चियन चतुर्थ, जिनको मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, क्योंकि हिंदी में लिखने में हो सकता है शायद कुछ बच्चों के पसीने छूट जाए या पढ़ने में छूट जाए, तो वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जमाना है भैया, तो मुझे लग रहा है इंग्लिश कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। तो डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने 1616 में कंपनी की स्थापना की। क्या उद्देश्य था? भैया भारत जाओ पैसा लाओ, भारत जाओ पैसा लाओ, भारत जाओ पैसा लाओ। उनके पिताजी छोड़ के गए थे यहाँ पे। तो क्या था इनका कि डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने 1600 में कंपनी की स्थापना की, और कंपनी का पहला मिशन या दल, मतलब क्या हुआ कि एक भाई पहले का टाइम जो था वो समुद्री मार्ग ही था, पहले के टाइम में समुद्री मार्ग ही था। तो हुआ ये कि कंपनी जो है अपने जहाजी बेड़े में बैठ करके, चाचा ताऊ जो भी है उस टाइम फलाने ढिमकाने बैठ करके, और वो चल देते हैं कहां पे? भारत के लिए रवाना होते। चलो भाई
भारत चलते हैं। भारत में कौन है पहले? इनके दादा और ताऊ पहले से बैठे हैं, ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज। वो यूरोपीय कॉन्टिनेंट से आए पहले, और ये जिस मार्ग से आए हैं वो मार्ग भी किसने खोजा है? इनके ताऊ ने खोजा है। कौन? पोर्टुगीज ने। भैया हम तो पहले से ही आए हैं, इनफैक्ट तुम जहां से आए हो उसकी खोज हम ही ने करी है। हम ही पहले जहाज लेकर के आए किसी तरीके से, टेढ़े मेढ़े रास्ते से। अब तुम सीधे से वहां से सीना चौड़ा करके चले आ रहे हो। तो शुरुआत कैसे हुई कि कंपनी का पहला मिशन 1618 में भारत के लिए रवाना होता है। ठीक है भाई, चलो रवाना हो गए ये। 1620 में तंजावुर के राजा यानी जो आज का तंजौर कहा जाता है, तमिलनाडु में स्थित है, ये राजा रघुनाथ नायक से बातचीत करके चोकोबार, इसको अगर आप चोकोबार को देखोगे तो कहीं कहीं आपको ट्रंक बार भी लिखा मिलेगा, ट्रंक बार। ठीक है, हालांकि मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया TRANQUEBAR, ट्रंक बार से जमीन प्राप्त की, जो कि आज के तमिलनाडु की थारंगंबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, आज जब तमिलनाडु में, या आप गूगल पे कभी भी सर्च करोगे, या आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप तमिलनाडु का इस वीडियो को देखो, फिर उसके बाद में आज आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे जाना। आपके पास, सबके पास गूगल मैप है, आप पॉलिटिकल मैप पे जाना और गूगल मैप आप अपना ओपन करो। मैंने कहा ना, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है अगर आप उसका यूज कर रहे हो तो, और अगर आप मिसयूज कर रहे हो तो बहुत बुरी चीज है। अगर आप उसको सिर्फ रील्स देखने के लिए यूज कर रहे हो तो फिर वो बेकार है, और अगर आप उससे पढ़ रहे हो, अगर आप उससे कोई वैल्यूएबल चीजें क्या कहते हैं हासिल कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो आज आप जाना, अपना गूगल मैप ओपन करना, और गूगल मैप में आप देखना कि तमिलनाडु में थारंगंबाड़ी कहां है, और थारंगंबाड़ी में डैशबर्ग फोर्ट वो कहां है, किला है एक, डैशबर्ग किला है एक, जिसका निर्माण किसने किया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, जो कि वास्तुकला का सबसे बढ़िया नमूना माना जाता है, या सबसे बढ़िया एक तरीके से धरोहर स्थल मानी जाती है, जो कि आज भी स्थित है। और ये भारत के क्या कहते हैं, एक सबसे अद्भुत और विशेष वास्तुकला का प्रारूप है। अब फिर उसके बाद में ये भाई साहब देखो, अब एक चीज और है, भारत है आपका, ये इस जगह पर आपका भारत है, होप आप सबको दिख रहा होगा, ये भारत की आपकी स्थिति है। यहां पर ये आपका हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो और इधर चले जाओ तो यहां पर आपका इंडोनेशिया, सुमात्रा, ये सारी चीजें हैं, मलेशिया, तो ये सब ये पूरे देश है। अब ये चूंकि पूर्वी देश है, ठीक है, पूर्वी देश है, और जो इससे पहले कंपनी आई है, चाहे वो डच हो, चाहे वो पोर्टुगीज हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, इन लोगों ने क्या किया, ये मान लीजिए यूरोप कॉन्टिनेंट है, इन लोगों ने यहां से चल करके, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत छोटे से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा जगह नहीं है इसके चलते। अभी नीचे लिख दूंगा तो चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। ये आपका यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट है। अब ये भाई साहब यहां अफ्रीका से होते हुए ये पहुंचते हैं केरल, ठीक है। बाकी की जो कंपनी है वो भी इसी मार्ग से ये पहुंचती है भारत में, और इनका उद्देश्य होता है कि यहीं पर ना स्थित रह करके, बल्कि ये इधर भी व्यापार के लिए निकले। ये भाई साहब क्या होते हैं कि अफ्रीका के, इनका भी व्यापार हो, इनका भी उद्देश्य व्यापार का ही है। इनको भी चाहिए क्या? पैसा। लेकिन कैसे कि भाई आप जैसे इन्होंने देखा कि ब्रिटिश और डच और पोर्टुगीज पहले ही यहां पर है। हालांकि ब्रिटिशर्स ने डचों को तो मार के भगा दिया, लेकिन पोर्टुगीज का अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हमको क्या कहते हैं उपस्थिति थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है। लेकिन अब चूंकि ये क्या कर रहे हैं कि ये यहां से आकर के ये इधर का ना सोच करके ये पुनः इधर दक्षिण अफ्रीका, मतलब ये ऐसे गए फिर यू टर्न ले लेते हैं कि भैया हम गए वापस आ गए, कहां? दक्षिण अफ्रीका। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि यार कोई यूरोपीय कंपनी हमारे पर आकर के कोई जो भी क्या कहते हैं यूरोप के या उपनिवेश के माध्यम से ही आएगी। क्या हुआ? अफ्रीका की गोल्ड कोस्ट जो कि आज का घाना है, और कैरेबियन में भी अपना उपनिवेश बसाया। ठीक,
1706 में डेनिश कंपनी के जरिए पहले प्रोटेस्टेंट मिशनरी भारत आए, बार्थोलोमियो जिगेनबाल्ग। कितना भारी भरकम नाम है, देख लो, बार्थोलोमियो जिगेनबाल्ग। और ये कब आते हैं? ये 1706 में पहले जो है डेनिश, क्या कहते हैं, डेनिश कंपनी के जरिए पहले प्रोटेस्टेंट होते हैं जो भारत आते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन जब ये भारत आते हैं तो यहां पर हमको देखने को मिलता है कि ये काफी ज्यादा चीजों में सुधार कर, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करते हैं। फिर उसके बाद में प्रेस के जो क्या कहते हैं उस टाइम प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं या उस टाइम के जो भी प्रेस की अपनी चीजें हैं उसमें ये बहुत सारे योगदान, इनकी अहम भूमिका रहती है। तो इस तरीके से इनका जो एकमात्र उद्देश्य होता है वो होता तो ये है कि वो आते अपने प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक, लेकिन यहाँ पर आकर के फिर वो देखते हैं और फिर उसके बाद में ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी करते हैं या सुधार करते हैं भारत में, वो भी पढ़ने योग्य है और उनको भी हम जानते हैं। बाल्ग, जिनका नाम है बार्थोलोमियो जिगेनबाल्ग पूरा नाम, ये क्या करते हैं? अपना पहला तमिल भाषा में प्रिंटेड बाइबल प्रकाशित करते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि पहला तमिल भाषा में प्रिंटेड बाइबल प्रकाशित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तब क्या बताओगे? बार्थोलोमियो जिगेनबाल्ग। एक ऑप्शन होगा उसमें से, आप डाल दोगे बार्थोलोमियो जिगेनबाल्ग को, टिक कर दोगे, आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बार्थोलोमियो डियाज, ये भाई साहब कौन है? ये पोर्टुगीज नाविक है, सेलर है। ये दोनों नामों को याद रखिएगा। ये क्या है? बार्थोलोमियो जिगेनबाल्ग, ये कहां से आते हैं? डेनिश से आते हैं। और एक बार्थोलोमियो डियाज होता है, वो कहां से आता है? वो पुर्तगाल से आता है, वो एक नाविक होता है वो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अन्य कंपनी के मुकाबले डेनिश कमजोर थी। हाँ, ये तो है भाई, अन्य कंपनियों के मुकाबले जो है वो डेनिश कमजोर तो थी, तभी तो इनका बहुत लंबे समय तक बोलबाला नहीं रह पाया। क्योंकि अगर ये भी अपने आप में सबल होते तो ये क्यों नहीं जो है क्या कहते हैं अपना सारा स्थापित इनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धाओं में बराबर लेकर के चल रहे होते, पैरेलल लेकर के चल रहे होते। भाई इनको क्या जरूरत थी? जब हम देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो ये अपनी चीजों को बेच बाच के अंततः इनका एक ऐसा समय भी आता है कि ये कंपनी दिवालिया हो जाती है। ठीक है, ये कंपनी का अपना कोई कुछ रह ही नहीं जाता। इनमें इतनी आर्थिक कमजोरियां देखने को मिलती हैं, इनमें इतनी आर्थिक गिरावटें देखने को मिलती हैं कि इनके खाने के भी वांदे हो जाते हैं, ये मान के चलिए। तो अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर इनमें, अगर हम कह सकते हैं कि इनका सैन्य शक्ति या फिर अगर हम कह सकते हैं इनकी जो नीति है, इनकी जो पॉलिसी है, अगर वो स्ट्रांग होती तो कंपनी, जाहिर सी बात है, कंपनी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। कंपनी विभिन्न क्या कहते हैं ये व्यक्तियों से बना हुआ एक संगठन है, चाहे वो डेनिश हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो क्या कहते हैं डच हो, चाहे जो भी हो, वो उसमें पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति नहीं शामिल है, उसमें कई व्यक्तियों के समूह शामिल हुए हैं। और जब कई व्यक्तियों के समूह असफल होते हैं तो वो कंपनी भी तो असफल है। भाई आपकी नीति इतनी अच्छी नहीं है, आपकी क्या कहते हैं आपके यहाँ आर्थिक सोर्सेज बहुत बढ़िया नहीं है, आपको अपने सैन्य संगठन, सैन्य शक्ति आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप किसी भी देश पर हुकूमत अपनी कितनी देर तक जमा लोगे? भाई या तो आपकी प्रतिस्पर्धा करने के लिए वहां पर कोई अवेलेबल ना हो, तो आप एक क्या कहते हैं देहात में कहावत है कि मतलब अंधों में काला राजा। ठीक है, तो अगर आपके आपका प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई नहीं अवेलेबल है तो हो सकता है शायद आप कुछ देर तक अपनी सत्ता, कुछ देर तक अपना रौब जमा के रख सको। लेकिन जब आपसे ज्यादा सबल लोग हैं यहाँ पे, आपसे ज्यादा बाहुबली टाइप, आपसे ज्यादा शक्तिशाली लोग अवेलेबल हैं, ऑलरेडी बैठे हैं अपनी सत्ता को जमाने के लिए, अभी तो वो धीरे धीरे एक सबसे जो चालाक, चतुर और चंट कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको तो हम लोगों ने मतलब क्या ही मैं बताऊं, पूरे भारत को उसने 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा, जो कि व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे कब वो राजा बन बैठी देश के आंतरिक लोगों को पता ही नहीं चला।
तो इनका इस हिसाब से तो इनका कोई सिस्टम नहीं देखने को मिला कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत लंबे समय तक सत्ता या फिर क्या कहते हैं शासन स्थापित हो सके भारत में। तो अब यहां पर हमने क्या पढ़ा कि अन्य कंपनी के मुकाबले, अन्य कंपनी मतलब ब्रिटिश, डेनिश और जो है सॉरी ब्रिटिश, डच और पोर्टुगीज के मुकाबले ये कमजोर थी, संसाधन कम थे और राजनीतिक समर्थन भी बहुत ज्यादा सीमित था। सीमित था का मतलब, राजनीतिक समर्थन का मतलब ये है कि अभी जैसे मान लो आपके यहां घर में लड़ाई हो जाए, ठीक, आपके चाचा पापा उनके बच्चे कुछ ही लोग हैं, बगल वाले मान लो किसी एक व्यक्ति से लड़ाई हो गई, आपके घर में 10 जन, उसके घर में 25 जन, आपने उससे लड़ाई शुरू कर दी। अब पता चल रहा है उसका जो कांटेक्ट है, उसके जो कनेक्शंस है वो थाने में भी है, उसके जो कनेक्शन है वो बाहर विधायक जी से भी है, उसके जो कनेक्शंस है वो सांसद जी से भी है, और साथ ही साथ उसके पास लोग भी बहुत ज्यादा है। आप 10 जन हो, मौके पर अगर 2-3 जन होंगे घर में तो आप उस टाइम तो चढ़ के कूट दोगे कि ठीक है भैया निपटा दिए हम, हमारा बोलबाला, हम बहुत ताकतवर। फिर जब वो 25 इकट्ठा हो गए फिर वो चढ़ के आपको निपटाएंगे, रपारप रपारप, फिर उसका क्या। तो बस वही चीज है ना कि अब उसमें क्या कहते हैं राजनीतिक जो राजनीतिक क्या कहते हैं समर्थन है वो सीमित था कि भाई आपके पास ना तो विधायक जी का नंबर है, ना तो विधायक जी से कांटेक्ट है, और आपके पास ना तो थाने में किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से कांटेक्ट है। एक दो नेताओं को जानते हो जिनका मौके पर नंबर ही नहीं लग रहा है, जब आपके यहाँ लड़ाई हो गई पता चल रहा है उनका फोन ही नहीं लग रहा है, उनका नंबर ही नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है, फोन जा रहा है, लाइन कट जा रही है, बिजी हो जा रही है। तो जाहिर सी बात है आप पिटोगे, जाहिर सी बात है आपको क्या कहते हैं हार का सामना करना पड़ेगा। तो इनका भी जो ये है कि राजनीतिक समर्थन इनका सीमित था, संसाधन भी इनके पास कम थे, तो इसके चलते ये जो है मतलब धीरे धीरे इनमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है जो कि इनके पतन का मुख्य कारण होता है। फिर 1777 में डेनिश सरकार ने कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब देखो 1777 में, 1616 में डेनमार्क और नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने कहा स्थापना करके कि भैया जाओ करो तुम भी शासन, कमाओ पैसा, लाओ कुछ थोड़ा हमें भी दो, कुछ अपने बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के लाओ, अच्छे अच्छे मसाले लेके आओ भारत से, हथियार लेके आओ, सूती क्या कहते हैं बढ़िया कॉटन के जो है इनके लिए अच्छे अच्छे शर्ट्स लेके आओ। लेकिन फिर क्या होता है, अब ये जब वहां से गठित होकर के यहाँ आते हैं तो 1777 में अब डेनिश सरकार देखती है इनकी स्थिति की, बेचारे जहां जा रहे हैं लपड़ियाए जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वही थपैया मार दे, भगा दिया जा रहा है इनको। अब क्या कर रहे हैं, डेनिश सरकार ने कहा आ जाओ, वापस आ जाओ भाई, जब तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो अब तुम वहां जाकर के हमारी नाक काहे कटा रहे हो, एक ही कॉन्टिनेंट्स के हम सारे देश हैं। पता चला कल को आमना सामना ये भी भेजे थे, दौड़ा दौड़ा के मारे भाई साहब, तब भेजे वहां से वापस। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके चलते 1777 में डेनिश सरकार ने कंपनी को अपने नियंत्रण में पुनः ले लिया कि अब ठीक है ये हमारे नियंत्रण में है। 1845 में ट्रोकोबार, जिसको हमने कहा ट्रैंक बार, आप जानते हो इसको क्योंकि तमिलनाडु के थारंगमबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत में बसी, और मतलब ट्रोकोबार तो है ही है, और भारत में बसी इधर उधर की औने पौने की बस्तियां ब्रिटिश कंपनी को बेच देते हैं। भैया खूब मारे पीटो, खूब मारपीट खाए हम, अब ऐसा है ये सारा का सारा तुम ही रखो, जो बन पड़े आपसे, जो सही सही लगे आपका वो लगा लो, और मुझे इसका कुछ दे दो थोड़ा बहुत, ताकि हम कैसे भी करके अपने देश वापस पहुंच जाएं। गाल सूजे हैं दोनों, इतना पिटे हैं, हाथ पैर में मतलब हाथ पैर की अकड़न हमारी सही नहीं हो रही है। अब एक काम करो, इसको सारा का सारा ले लो भैया, और हमें कुछ पैसे दे दो जिससे रास्ते का खाना पीना निकल आए, और जो बचे कुछ हमारे साथ के लोग हैं उनको लेकर के और हम अपने देश पुनः वापस पहुंच जाएं। बस डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इतना ही आपको मतलब जानना है। आई थिंक इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने
एड ऑन कर दी है जिनकी जरूरत नहीं थी। जब भी आप कभी भी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ोगे और बहुत बड़े लेवल पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो शायद वो उसके लिए आपकी किताबें सफिशियंट है, वो आप बड़े लेवल की किताबें आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वास्तविक ज्ञान इसका चाहिए तो आपके लिए इतना सफिशियंट है। इस लेक्चर में जितनी भी चीजें लिखी है, इस बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी है, आई थिंक इतना आपके लिए पर्याप्त है, इनफ है पढ़ने के लिए, जानने के लिए और चीजों को समझने के लिए। तो अब ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है क्या कहते हैं, ये सुफड़ा साफ हो गया, यहाँ पे इनको निपटा डाला गया है। अब जो अगली कंपनी होगी वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, उसको भी निपटाएंगे। और फिर जो बार बार जबान पे नाम आ रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको लेकर के आगे चलेंगे। आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। जो क्लास में दे रहा हूं वो आसान भाषा में देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत भारी भरकम भाषा में बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा छोटे बड़े हर एक तरीके के बच्चे इसको देखें और समझ पाए। मेरा उद्देश्य उन एडवांस लेवल के बच्चों को क्या कहते हैं प्रिपेयर करना ही नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है वो छोटे बच्चों को भी प्रिपेयर करना है, जिनको कहानी के माध्यम से इतिहास को समझाया जा सकता है। जो कि अच्छा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है यार कि बिना इसको पढ़े तुम किसी भी लेवल की, जो कि आज की क्या कहते हैं प्रचलन में है, कोई भी नौकरी आप नहीं निकाल सकते। तो आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारत का इतिहास बहुत जरूरी है जानना। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं कम से कम इसको आसान भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलिए आज की क्लास यहीं तक। मैं आपको अगली क्लास अगले अपने वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और लाइक क्या ही करोगे, आप शेयर कर दो। अगर क्लास जिसको अच्छी लगेगी वो लाइक खुद ब खुद कर ही देगा, और अगर नहीं अच्छी लगेगी तो वो कमेंट करके भी बता ही सकता है। और आप लोग प्लीज कमेंट करिए, आप लोग बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा है, इसमें कुछ अभी चेंजेस करना चाहिए या फिर यही ठीक है। बोर्ड वगैरह का थोड़ा सा है इश्यू, बट अभी वो चीजें धीरे धीरे मैं क्लियर कर दूंगा, उसको दिक्कत नहीं, वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी वो प्रॉब्लम। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।